नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सही होंगे और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जहाँ तक हिंदी भाषा की बात है, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स दीजिए जिसमें हिंदी आती है उसमें व्याकरण ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो चाहे सब्जेक्टिव टाइप पेपर हो, चाहे आपको एमसीक्यूज आए चाहे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएं, लेकिन उसमें व्याकरण जो है वो ज़रूर आती है। तो इसलिए जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो व्याकरण के प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उसी से संबंधित आज हम जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। और देखिए, व्याकरण में भी जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं वो मुख्यतः ये होते हैं: वर्तनी, पर्यायवाची विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द और संधि विच्छेद। मोस्टली जो है देखा गया है कि इन्हीं विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जैसे समास हो गया या फिर एक दो टॉपिक्स और हो गए, उनमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये तो ऐसे हैं जिनमें से हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रयास कीजिए कि आप अच्छे से, चाहे मतलब अलग से हिंदी की तैयारी ना कर रहे हो, लेकिन वीडियोस के जरिए एटलीस्ट कुछ कुछ समय के लिए आपके हिंदी का जो अभ्यास है वो निरंतर रूप से चलना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम मतलब और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। फटाफट ट्राई कीजिएगा। आपके सामने शब्द हैं जिनकी आपको सही वर्तनी मतलब बतानी है। कि जैसे यहाँ पर एक शब्द है बल्कि, पत्नी, नारायण, प्रमाणिक, साम्राज्य, वैज्ञानिक, मौज, आकाश, कृतघन, कृतधन, ये देखिए ध लिखा हुआ है, और धोखा। इन सभी की आपको सही वर्तनी बतानी है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि भाई हम तो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो एमसीक्यूज आते हैं, हम ये कैसे करें। अरे एमसीक्यूज में भी तो आप सही विकल्प जो है वो तभी छांट पाएंगे जब आपको सही मतलब वर्तनी पता होगी। तो वही सोच के इसकी जो सही वर्तनी है इन शब्दों की ज़रा फटाफट करिए। मैं यहाँ पर थोड़ा रुकती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा तो देर हम नहीं रुक पाएंगे। तो ट्राई कीजिएगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, पॉज कीजिए, सही वर्तनी स्वयं से छांटिए, उसके बाद जाकर सही उत्तर देखिएगा। अब जैसे यहाँ पर एक छोटी सी एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे ये शब्द है कृतघन, इसमें हमें पता है कि कृतघन होता है, लेकिन यहाँ पे ना ध लिखा हुआ है, आधा ध। एक गलती तो यहाँ पे है ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब स्टूडेंट्स पेपर में लिखते हैं जहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को सिर्फ चॉइसेस को टिक ना करना हो, खुद लिखना भी हो, वहाँ पर वो क्या करते हैं, घ की जगह घ को इस प्रकार से लिख देते हैं जो देखने में ध लग रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि 14 तारीख तो हमारा ये हिंदी दिवस था ही था कल सबसे मुख्यतः। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि हिंदी में हमने एक पोस्ट भी डाला था कि जैसे जो हिंदी है वो इतनी समृद्ध भाषा है, उसमें ना तो कोई छोटा लेटर होता है ना कोई बड़ा लेटर होता है। ठीक है ना, सारे एक जैसे होते हैं, किसी भी ध्वनि की आवाज़ को दबाया नहीं जाता। लेकिन ये ठीक है ना, जो इसकी समृद्धता है उसी में ये है कि जैसे ये ध है तो ये ध ही कहलाएगा, घ नहीं कहलाएगा। लिखने के तरीके से अंतर आ जाता है। पता है ना आपको ये कि कुछ लोग फटाफट जल्दबाजी के चक्कर में घ इस प्रकार लिख देते हैं, जो ऊपर की चीज़ को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, तो वो घ की जगह ध बन जाता है। तो इसलिए ये मैं आपको इतनी बारीकी से बता रही हूँ कि लिखते समय ये वर्तनी से संबंधित बहुत सारी गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं। हो सकता है आपने व्याख्या या निबंध बहुत अच्छा लिखा हो, लेकिन उसमें वर्तनी की इतनी सारी गलतियां की हो कि एग्जामिनर चाहे भी तो आपको 10 में से 7 की जगह ना फिर वो 5 ही मार्क्स देगा या 4 ही मार्क्स देगा। किसको तो स्पेलिंग्स ही नहीं आते हैं। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, अभी तक मैं आशा करती हूँ कि ये जो 10 शब्द हैं इनकी सही वर्तनी थोड़ी सी आपने छांट ली होगी। तो देखिए, बल्कि, बल्कि में ल कितनी जल्दी बोलते हैं, और बल्कि ई की मात्रा भी बहुत जल्दी बोलते हैं। तो इसकी जो सही वर्तनी है वो आधा ल और क की छोटी की मात्रा आना चाहिए। फिर पत्नी, ये मेरी पत्नी है, न को बड़ी की मात्रा आती है इसमें। फिर नारायण, ये तो सभी को पता है नारायण नहीं होता, नारायण होता है, नारायण। प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक होता है। तो इसको थोड़ा सा इसकी सही वर्तनी भी देख लीजिए आप कैसे। ये देखिए, बल्कि, पत्नी, नारायण, प्रामाणिक और साम्राज्य नहीं साम्राज्य। तो ये अ आ की मात्रा सही देखिए कितना अंतर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि जब वर्तनी का कोई प्रश्न आए तो आपको सारे शब्द गलत ही दिए हों। हो सकता है कि कोई जो शब्द है वो बिल्कुल सही दिया हो। हालांकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी शब्द गलत हैं, उनकी हमें सही वर्तनी मतलब हम लिख रहे हैं नीचे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना ट्रिकी क्वेश्चन, कि आपको यहाँ पर सही वर्तनी दे दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, उसी शब्द को दोबारा लिख दे रहे हैं क्योंकि वही सही वर्तनी है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि अब क्या करें। तो रिलैक्स होके जाइएगा। बाकी आगे के 6 जो शब्द हैं वो देखिए, 5 शब्द:
विज्ञानिक नहीं होता, वैज्ञानिक होता है। विज्ञान जमा एक वैज्ञानिक, वै। तो ये देखिए, फिर मौज नहीं होता, मौज होता है कि हम बहुत मौज करते हैं। ओ नहीं, औ की मात्रा आएगी। फिर है आकाश नहीं होता, आकाश होता है। कृतघ्न नहीं होता, क के पैर में री का स्वर, ये क्र नहीं आएगा, ये तो क्र हो गया, ये क्री होगा, क्री। और ध नहीं, घ होगा। फिर है धोखा नहीं होता, धोखा होता है, ख, क की जगह ख, खरगोश वाला, तो इसलिए धोखा। तो इस प्रकार से आएगा। तो ये इनकी सही वर्तनी है। आई होप यू गेट इट। आगे देखिए वर्तनी से संबंधित 10 और शब्द। अभिज्ञ, इच्छा, अंताक्षरी, उच्छिष्ट, अनुग्रहित, गरिष्ठ, दंतोष्ट्य, प्रामाणित, यक्षिणी और मैथिली शरण। अब देखिए अभिज्ञ, अभिज्ञ ये क्या होता है कि जैसे ये इसमें भिज्ञ, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, भिज्ञ, ठीक है ना। तो इसमें ये आधा ग और य नहीं आएगा, इसमें ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ आएगा, ज्ञान। और वो जो ज्ञ होता है वो ग और य से मिलकर नहीं बनता है। ये संयुक्ताक्षर में, वर्ण व्यंजन में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, जो ज्ञ जो आपका संयुक्ताक्षर होता है वो किससे मिलकर बनता है, ज और ञ से मिलकर बनता है। ज जहाज वाला ज, और च वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है ञ, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये देखिए ज्ञ जो है वो ज और ञ से मिलकर बनता है, ग और य से नहीं। तो ये याद रखिएगा। तो इसलिए अभिज्ञ में केवल यही अंतर है कि आधा ग और य नहीं आएगा, ये ज्ञानी वाला ज्ञ आएगा। फिर इच्छा नहीं होता, ईक्षा होता है। जैसे हम कहते हैं ना प्रतीक्षा, ईक्षा, तो ये बड़ी की मात्रा आएगी। फिर अंताक्षरी, हम कहते हैं ना अंताक्षरी खेलते चलो, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी, य वर्ण आता है उसमें। उच्छिष्ट नहीं होता है, उच्छिष्ट होता है, ट। फिर अनुग्रहित, अनुग्रहित में बाकी सब सही है, लेकिन ग के पैर में इस तरह र नहीं, री का स्वर आएगा, अनुग्रहित। और ह को भी छोटे ही की मात्रा आएगी। हम कहते हैं ना अनुग्रहित, हित कहते हैं, हित नहीं कहते, अनुग्रहित नहीं कहते हम, अनुग्रहित कहते हैं। तो ग के पैर में री का स्वर आएगा और ह को छोटे ही की मात्रा आएगी। उसी प्रकार गरिष्ठ, गरिष्ठ नहीं होता, गरिष्ठ होता है, ठ। क्योंकि जैसे कहते हैं ना बहुत ही हमने गरिष्ठ भोजन कर लिए, गरिष्ठ भोजन करना मतलब बहुत ही हैवी, जैसे कहते हैं खाना खा लिया है। फिर जैसे दंतोष्ट्य, दंतोष्ट्य नहीं होता, दंतोष्ठ्य होता है, ठ, ट की जगह ठ आएगा। और ये क्या था, उच्चारण स्थान। दांत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ, जैसे व बोलते समय हम दांतों का और होंठों का दोनों का प्रयोग करते हैं, तो उच्चारण स्थान था आपका दंतोष्ठ्य। फिर है प्रामाणित नहीं होता, प्रमाणित होता है, सिंपल। यक्षिणी नहीं होता, यक्षिणी होता है, यक्षिणी। और मैथिली शरण नहीं होता, मैथिली, थ को भी छोटी की मात्रा आएगी, मैथिली शरण गुप्त जी। ये तो साहित्य का कहना आपको पता है ना। तो ये देखिए ये इनकी सबकी सही वर्तनी है। अभिज्ञ, ईक्षा, अंत्याक्षरी, उच्छिष्ट, अनुगृहित, गरिष्ठ, दंतोष्ठ्य, प्रमाणित, यक्षिणी और मैथिली शरण। तो ये क्या कहते हैं कि आपकी जो है सही वर्तनी है। अब देखिए, अब आते हैं वर्तनी के प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। अब आते हैं पर्यायवाची विलोम शब्द पर। जितने भी यहाँ पर 10 शब्द हैं, फटाफट से इनका जो विलोम शब्द है वो आपको छांटना है। ऋण, आद्र, अपव्यय, आवरण, इहिलोक, उत्कर्ष, दानव, संधि, आज्ञा और इंकार। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए बहुत आसान है, उनका जो विलोम शब्द है वो भी छांटना आसान ही होगा। अब जैसे है ऋण, ऋण का याद कर लीजिए, उऋण। ऋण का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी से उधार लिया, लेकिन अगर वो उधार चुका दिया आपने और वो ऋण नंबर नहीं रहा तो उऋण, कि ऋण उतार दिया तो वहां से याद रखिए उऋण। फिर जैसे आद्र, आद्र मतलब क्या होता है, गीला, ठीक है ना। आपने ज्योग्राफी वगैरह में सब ने पढ़ा ही होगा, जीके वगैरह की तैयारी करते हैं आप, तो आद्र का उल्टा क्या होगा, गीले का उल्टा सूखा, तो सूखे का शुष्क। फिर जैसे है अपव्यय, उसका आएगा मितव्यय। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा करना, ठीक है ना। तो ये देखिए, फिर आवरण का निरावरण, यही लोक मतलब ये वाला लोक, और ये यहाँ का ऑपोजिट क्या होगा, दूसरा, वहाँ, तो परलोक, यही लोक, परलोक। तो इस प्रकार से इन सभी के विलोम शब्द हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर ऋण का आएगा आपका ऋण, आद्र का आएगा शुष्क, अपव्यय का आएगा आपका मितव्यय, आवरण का आएगा निरावरण, यही लोक का आएगा परलोक, उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब क्या होता है कि जो कर्ष है, मतलब जो आकर्षण है वो ऊपर जा रहा है,
और जब वो आकर्षण नीचे हो रहा है तो अपकर्ष। याद रखिए इसको। जैसे कृष्ण जी का नाम भी, जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जो कृष्ण हैं उनका मतलब उसका नाम अर्थ होता है काला, लेकिन कृष्ण का मतलब ये होता है जिसमें कर्ष हो। कर्ष मतलब आकर्षण, ठीक है ना, अट्रैक्टिवनेस। तो ये चीज़ है, तो इसलिए उत्कर्ष जो ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे उत्थान ऊपर की ओर जाना, और जब वो जो आकर्षण है वो नीचे जाए तो अपकर्ष। फिर है दानव। अच्छा, अब ऐसे कुछ शब्द आते हैं जैसे है दानव। अब कुछ कहेंगे भाई दानव का ऑपोजिट आएगा देव, और कुछ कहेंगे दानव का ऑपोजिट आएगा मानव। दानव मानव या दानव देव, यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है। अगर आपको और पेपर में ट्राई कीजिएगा कि दोनों ऑप्शन मत लिख के आइए। रीज़न बिहाइंड कि टीचर को लगता है कि भाई स्टूडेंट जो है ना वो ज़्यादा चालाकी कर रहे हैं, कि मतलब उसे लग रहा है कि ये दोनों क्लोज ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा, इसलिए उसने दोनों लिख दिए। अगर ऐसे में आप करेंगे ना तो आपके दोनों वो वाला आंसर जो है पूरा ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ये गलती कभी मत करके आइए। सिर्फ आपको एक ही लिखना है, चाहे देव लिखिए चाहे मानव लिखिए, दोनों ही अपने स्थान पर सही हैं। फिर आता है संधि। संधि का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना दोनों राज्यों में संधि हो गई है, मतलब दोनों राज्यों में मित्रता जुड़ाव हो गया है, लेकिन उसका होता है अलग करना। संधि का विलोम शब्द अलग करना, और वो क्या होता है समाज जैसे विग्रह। अब कुछ लोग कहेंगे मैम जैसे संधि है, संधि विच्छेद होता है, तो संधि का तो विच्छेद भी हो सकता है, लेकिन विच्छेद का मतलब होता है जैसे टुकड़े टुकड़े करना, उस प्रकार से। तो इसलिए संधि का ऑपोजिट आएगा विग्रह। फिर है आज्ञा। आज्ञा का ऑपोजिट क्या होगा, अवज्ञा। और इंकार का, अच्छा इंकार का कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है आएगा स्वीकृति। वैसे वो गलत नहीं है, ठीक है ना, कि इस चीज़ से आपको इंकार किया गया है, लेकिन जैसे कहते हैं ना ये थोड़ा उर्दू का शब्द है इंकार, तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा, इकरार या इजाज़त, उस प्रकार से। तो इन दोनों में से भी कोई हो सकता है आपका, तो याद रखिएगा इन चीज़ों को। फिर देखिए फिर से 10 शब्द, इनका आपको विलोम शब्द छांटना है। फटाफट करिए, इसलिए हम बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहे आपका, फटाफट इनका करते रहिए। अज्ञ, क्षर, तृष्णा। क्षर मतलब क्या होता है, क्षर मतलब या तो होता है बाण, ठीक है ना, या फिर जैसे कहते हैं ना हम साक्षर। क्षर मतलब जैसे अक्षर का ज्ञान होना। तो फिर तृष्णा, इति, ऋजु, प्राची। अब प्राची का मतलब क्या होता है, प्राची का मतलब प्राचीन नहीं। अच्छा कभी कभी स्टूडेंट्स को ना उन्हें लगता है प्राची तो किसी का नाम है, और प्राची मुझे लगता है कि इसमें न मिसिंग है, कि भाई ये तो प्राचीन होना चाहिए, प्राची नहीं, जबकि ये शब्द जो है ये प्राची ही है। और प्राची का मतलब क्या होता है, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा को प्राची कहा जाता है, तो डेफिनेटली इसका ऑपोजिट क्या होगा, पश्चिम। फिर है निवृत्त, पल्लवन। पल्लवन ये किस से बना है, पल्लव। पल्लव मतलब क्या होता है, पत्ते। और जो अगर एलाइड वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे देख रहे हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा, भाव पल्लवन। भाव पल्लवन का मतलब क्या होता है, जब हम व्याख्या करते हैं तो कहा जाता है इसका भाव पल्लवन कीजिए। मतलब भावों जैसे पत्ते होते हैं, पेड़ पर जब बहुत सारे पत्ते लग रहे हों, मतलब पत्तों से भर गया, उसे कहते हैं कि भाव मतलब पल्लवन हो रहा है इसका पेड़ में, मतलब कि बहुत सारे पत्ते उग रहे हैं। उसी प्रकार भाव पल्लवन मतलब जब आप व्याख्या करें तो अपने भावों को और ज़्यादा विस्तार दे रहे हैं, ठीक है ना, भाव और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं उसे। तो इसलिए पल्लवन का ऑपोजिट क्या होगा, पल्लवन का मतलब विस्तार देना और उसको छोटा करना, मतलब संक्षेपण, ठीक है ना। तो पल्लवन का ऑपोजिट क्या होगा, संक्षेपण करना, मतलब उसको छोटा करना। फिर धीरोदात्त, संकल्प, ये सारे शब्द। अब इनका विलोम क्या होगा, ये देखिए। अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, ज्ञ से होता है ज्ञान, ज्ञ। फिर है अक्षर का आएगा अक्षर, तृष्णा मतलब प्यास, और वितृष्णा या तृप्ति। तृष्णा का तृप्ति भी हो सकता है, तृष्णा का वितृष्णा भी हो सकता है। तृष्णा मतलब कि आपको किसी चीज़ की प्यास है, ठीक है ना, मतलब आप उस चीज़ से मतलब वंचित हैं और इसलिए आपको उस चीज़ की प्यास है या भूख है, मतलब कुछ भी लालच है। और वितृष्णा मतलब उसकी तृष्णा नहीं रही या आपकी तृप्ति हो चुकी है, मतलब संतुष्ट हो चुके हैं आप। फिर इथि, अथ। ऋजु, ऋजु का मतलब क्या होता है आपका, सीधी रेखा, सीधा जाना। और वक्र उल्टा, गोल। तो ऋजु, ऋजु का आएगा वक्र। अच्छा कभी कभी ऋजु की जगह रिज भी आ जाता है, उसका भी आपका वक्र ही आएगा विलोम शब्द, याद रखिएगा। फिर प्राची, जैसा मैंने बताया पूर्व दिशा है तो पश्चिम उसका। फिर है निवृत्त, हम कहते हैं ना आज से ये सदस्य सेवा निवृत्त हो रहे हैं। सेवा निवृत्त होना मतलब कि सेवा से मुक्त होना, आज़ाद हो जाना, हटाया जाना, कि निवृत्त मतलब वहाँ से हटाए गए। और हटाने का ऑपोजिट क्या होगा, कि आप उस पद पर आसीन हो रहे हैं। तो आवृत, निवृत्त का ऑपोजिट होगा आवृत।
पल्लवन का संक्षेपण मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। धीरोदात्त का आएगा, जैसे धीरोदात्त का मतलब क्या होता है, धीर, धीर से बना है कि धैर्य, जिसमें बहुत अधिक धैर्य हो, तो ये इसका ऑपोजिट क्या आएगा, अ उपसर्ग लगाकर, अधीरोदात्त, धीरोदात्त, अधीरोदात्त, इस प्रकार से। और संकल्प, संकल्प का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, हमने इस चीज़ का संकल्प लिया, मतलब ये तो बात पक्की हो गई। संकल्प का ऑपोजिट क्या आएगा, विकल्प। क्यों, अभी ये बात पक्की नहीं है, हमारे पास इसके और भी विकल्प हैं। संकल्प, विकल्प, ये याद रखिएगा। विलोम शब्द, तो वर्तनी और विलोम शब्द, दो विषयों पर हमने 20-20 प्रश्न कर लिए हैं। आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुहावरे लोकोक्तियाँ। केवल 5 मुहावरे लोकोक्तियाँ दिए गए हैं, फटाफट समझिए, इनका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए और फिर इनका वाक्य में भी प्रयोग करके देखिए। क्योंकि याद रखिए, ये मैं हमेशा हर सेशन में रिपीट करती हूँ जब भी व्याकरण का सेशन लेती हूँ, कि आप जिस लेवल पर हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं मैं ये कहूँगी कि जो वाक्य है वो बहुत ही हायर लेवल का बनाना है, मतलब कि देखते कि भाई ये तो हिंदी के महाविज्ञान, मतलब वो है, विद्वान है, ऐसा कुछ नहीं। साधारण सा वाक्य बनाइए, लेकिन साधारण सा वाक्य भी ऐसा बनाइए कि ऐसा ना लगे कि वो फर्स्ट सेकंड के बच्चे ने तुक्का लगाने के लिए कर दिया। अब जैसे ये ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव बनाने का मतलब क्या होता है, बहुत ही कल्पना में रहना, मतलब असंभव सी बात है सोचना, ठीक है ना, कि ये तो बस ख्याली पुलाव है, तो असंभव सी बात है। तो अगर मैं बस इतना लिख दूं कि राम तो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता रहता है, अब और कोई वाक्य ना मिले तो आप ये भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अर्थ लिख चुके हैं, सामने वाले को पता चल चुका है कि आपको अर्थ स्पष्ट है, तो अगर और कुछ ना मिले तो आप ये भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए, क्या कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि बिना मेहनत के तो मोहन कक्षा में प्रथम आने के ख्याली पुलाव बनाता रहता है, तो उस प्रकार से कि वाक्य से ही स्पष्ट हो जाए कि उस मुहावरे का अर्थ क्या है, इस प्रकार के आपको वाक्य बनाने हैं। तो जैसे ख्याली पुलाव का मैं आपको बता चुकी हूँ, गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल जैसे ही हम सुनते हैं ना, सबको ये लगता है गुदड़ी का लाल मतलब जो हमें अत्यंत प्रिय हो, कि ये तो मेरा मतलब कि जैसे जैसे होता है ना, माता के लिए उसका जो पुत्र या पुत्री होती है, उसकी संतान जो होती है माता के लिए, वो उसका गुदड़ी का लाल है, कि मतलब बहुत ही उससे प्रेम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है गरीब के घर में गुणवाण का उत्पन्न होना, मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत ही हीन दशा में किसी महान महाजन का उत्पन्न होना। जैसे सूत पुत्र जो कर्ण थे, वैसे तो वो कुंती पुत्र थे, लेकिन क्या कहते हैं, एक सूत के घर में उनका जन्म हुआ, तो वो गुदड़ी के लाल थे वहाँ पर। तो जैसे है ख्याली पुलाव, वाक्य पर भी ध्यान दीजिएगा, असंभव बातें करना। अरे भाई, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा, अगर टीम में जगह चाहिए तो रोज़ अत्यधिक अभ्यास करना ही पड़ेगा। या जैसे मैंने आपको बताया कि बिना कोई परिश्रम किए राम तो केवल कक्षा में प्रथम आने के ख्याली पुलाव बनाता रहता है। आप सिंपल सा ये वाक्य लिख दीजिए, लेकिन कुछ लेवल तो होना एटलीस्ट। फिर है गुदड़ी का लाल, अर्थात गरीब के घर में गुणवाण का उत्पन्न होना। अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे। प्रेमचंद मतलब कि बहुत ही गरीब घर से थे, लेकिन अपने मतलब घर में, ठीक है ना, काफ़ी मतलब समृद्ध उसके प्रतिभावान व्यक्ति थे। फिर है 2 दिन का मेहमान। अच्छा, 2 दिन का मेहमान का मतलब ये नहीं होता कि जैसे हम कहते हैं कि यार ये तो मतलब रिश्तेदार हैं, परेशान करते हैं, 2 दिन के मेहमान है उसके बाद तो चले जाएंगे, ये वो 2 दिन वाले मेहमान नहीं है। 2 दिन का मेहमान होना मतलब जिसकी शीघ्र मृत्यु होने वाली हो, ये उसके जीवन के संबंध में है। 2 दिन का मेहमान अर्थात जल्द मरने वाला, जिसका अधिक समय नहीं है। तो जैसे मोहन के पिताजी अब 2 दिन के मेहमान हैं, इसलिए कोई उनका कहा नहीं टालता और सब हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश में जुटे रहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार है पत्थर की लकीर। अब क्या होता है कि जब आप ना मुहावरों की मतलब अभ्यास कर रहे होते हैं, सुनने में तो ना हमें लगता है कि बहुत सरल है, ये तो पत्थर की लकीर हो ना, मतलब बड़ी पक्की सी वैसे बात होना, मतलब कि आपको अर्थ समझ में आ रहा होता है, लेकिन जब आप लिखने पर आते हैं आपको समझ में ही नहीं आता क्या लिखना है। तो उसके लिए फिर आपको रिटर्न में भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में और स्पेशली हिंदी में, क्योंकि क्या है ना कि जैसे आई गेस 10th के बाद आपका हिंदी लिखने का ही अभ्यास छूट गया होगा। हर चीज़ आप इंग्लिश में ही लिखते हैं, मोबाइल पे भी आप मतलब कि मैसेज वगैरह भेजते हैं, लैपटॉप में भी आप टाइप करते हैं सिर्फ इंग्लिश में, तो हिंदी का बिल्कुल अभ्यास छूट ही जाता है। तो जब भी आप हिंदी की मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, लिखने का प्रयास अवश्य कीजिए। अगर आप सब्जेक्टिव टाइप पेपर दे रहे हैं, प्लीज़, वो आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो पत्थर की लकीर अर्थात पक्की बात। पुराने समय में राजा के कहे शब्द प्रजा के लिए पत्थर की लकीर होते थे। साधारण सा वाक्य। फिर है तलवे चाटना अर्थात चापलूसी करना, ज़्यादा कठिन नहीं था। रघुवीर ने तो अफसरों के तलवे चाट कर ही तरक्की पाई है। कोई कठिन नहीं था, साधारण सा वाक्य बनाया हमने। तो वही है, वाक्य बिल्कुल साधारण सा बनाइए, चाहे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बहुत ही बड़े बड़े बनाने, लेकिन उसका भी एक स्तर होता है, साधारण वाक्य का भी, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
चलिए अब आते हैं शब्द युग्म। शब्द युग्म जो होते हैं काफ़ी बार पेपर में आते हैं, ठीक है ना। देखा गया है कि मतलब जैसे आपके अलाइड वगैरह के हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है शब्द युग्म आ जाता है उसमें। तो जैसे है आपके पास ये कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 पेयर आपको दिए गए हैं। जैसे अवधि अवधि, सुनने में बिल्कुल सही लगते हैं। और याद रखिए शब्द युग्मों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। श्रुति संभिन्नार्थक यानी श्रुति सम, सुनने में समान है लेकिन अर्थ भिन्न है। अब जैसे ये दोनों अवधि अवधि, दोनों सेम तरीके से बोले जा रहे हैं, लेकिन ऊपर अवधि जिसमें छोटी की मात्रा है उसका मतलब होता है समय। कि जैसे हम कहते हैं कि बहुत ही तुमसे मिले हुए बहुत ही लंबी अवधि मतलब निकल चुकी है, तुमसे मिले बहुत समय हो चुका है। और एक होता है अवधि, अवध से संबंधित, जैसे कहते हैं ना आज हम अवधि बिरयानी खा के जाएंगे, ये वो है कि अवध की बिरयानी खा के जाएंगे, वो चीज़ है। तो इसलिए ये देखिए एक एक करके ध्यान रखिएगा। कुल कुल, अब जैसे कुल मतलब होता है या तो टोटल, जैसे हम कहते हैं ना कुल इतने लोग आए थे, या फिर कुल मतलब कि जैसे कि इसका इतना टोटल हुआ, मतलब कहने का मतलब टोटल ही। लेकिन कूल का मतलब होता है किनारा, जैसे उस प्रकार से। फिर मूल्य या मूल, शाल साल, जैसे कभी कभी थोड़ा उच्चारण के कारण श को कुछ लोग स बोलते हैं तो वहाँ पे शाल और साल में थोड़ा अंतर आ जाता है। पानी और पानी, पानी पानी दोनों हैं न ही, लेकिन बोलने में भी अंतर है और अर्थ में भी। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अवधि और अवधि, ये देखिए अर्थ क्या है अवधि का, काल या समय। मैं आपको तय अवधि तक सारे पैसे अवश्य लौटा दूंगी, कि जो भी समय तय हुआ है तब तक मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी। और अवधि मतलब अवध देश की भाषा या अवध देश से संबंधित। तुलसीदास जी की रचनाएं अवधी भाषा में हैं, साधारण सा। फिर है कुल और कूल, इसका देखिए कुल मतलब होता है, अच्छा ये हम कहते हैं ना तुम इस कुल के हो, ब्राह्मण कुल के हो, तो इसका परिवार या खानदान भी आ सकता है। तो याद रखिए जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको और निर्देश में दिया होगा आपको क्या करना है। अगर निर्देश में केवल अर्थ लिखने को कहा गया है तो आपको ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं झाड़नी है, वाक्य नहीं लिखना। लेकिन अगर आपको निर्देश, डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़नी है, निर्देश में दिया है कि दिए गए शब्द युग्मों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए, तब अर्थ भी लिखना है और उसी अर्थ के संबंध में वाक्य भी लिखना है। तो कुल का मतलब कि जैसे टोटल उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और परिवार या खानदान भी लिख सकते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे कुल को इस महोत्सव में सादर निमंत्रण देता हूँ। और कुल मतलब किनारा, राम गंगा के दूसरे कुल तक तैर के पहुँचा, दूसरे कुल तक तैर के पहुँचा या तैर कर पहुँचा। फिर है मूल्य, मतलब उसकी जो कीमत होती है, और मूल आधार, ये देखिए मूल्य कीमत, इस विशेष रत्न के वास्तविक मूल्य की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और मूल जड़ या आधार, वनवास के समय रामचंद्र जी कंद मूल खाकर रहते थे, मतलब ये जड़ें या जैसे फल वो सब। फिर है शाल या साल, शाल आपका होता है एक विशेष जो वृक्ष होता है, वो शाल का जो वृक्ष होता है कि शाल का वृक्ष बहुत विशाल होता है। साल, मुझे यह कला सीखने में पूरे 2 साल का समय लगा, तो वर्ष। फिर है पानी और पानी, पानी तो हो गया पीने वाला जो जल साधारण सा, लेकिन पानी, चक्र पानी, वीणा पानी, ठीक है ना। चक्र पानी, चक्र पानी कौन होता है, पानी का मतलब होता है हाथ की, जिसके हाथ में चक्र हो वो कौन है, नारायण, ठीक है ना, कि विष्णु जी जिनके हाथ में चक्र है, चक्र पाणी। और उसी प्रकार वीणा पाणी, जिनके हाथों में वीणा है, कौन है वो, सरस्वती जी। तो ये समास के आधार पर भी आपका एक वो शब्द हो गया कि वीणा पाणी, उसमें बहुव्रीहि समास होता है क्योंकि उसका मतलब होता है सरस्वती जी। चक्र पाणी, चक्र पाणी जिनके हाथ में चक्र है वो होते हैं विष्णु जी, वो आपका वो हुआ आपका बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। तो पानी अर्थात जल, पाणी मतलब हाथ। खड़े होकर पानी पीना घुटनों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। फिर वीणा पाणी अर्थात देवी सरस्वती जी कला और ज्ञान की देवी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आपने देखा किस प्रकार से वाक्य जो हमने प्रयोग किए हैं, और कहीं आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि हम किसी स्तर से नीचे गए हैं वाक्य बनाने में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द फटाफट करिए, और इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, संधि विच्छेद। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, जिसका कोई आधार ना हो, जो बिना वेतन के कार्य करे, जो बहुत अधिक बोलता हो, 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाला। अब जैसे 15 दिन में, जो सप्ताह में एक बार हो उसे कहते हैं साप्ताहिक, ठीक है ना। फिर जो महीने में एक बार हो हम कहते हैं मासिक, जो वर्ष में एक बार हो हम कहते हैं वार्षिक,
वार्षिक समारोह है ये, लेकिन जो 15 दिन में एक बार हो उसे क्या कहते हैं? तो ये वो चीज़ है। फिर गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी, ये तो बहुत कम सुनने को आया है। जिस पर कोई कलंक ना हो, या आई गेस थोड़ा सारे निष्कलंक। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, दूसरों का दोष खोजने वाला, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में निवास करता हो। तो ये सारे देखिए 10 हैं। फटाफट इनके उत्तर छांटने का प्रयास कीजिए। मैं आशा करूंगी पॉज करके पहले आप छांटेंगे, फिर नीचे उत्तर देखेंगे। तो देखिए इसका, जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी। समदर्शी, सम मतलब समान, दृष्टि से देखने वाला, समदर्शी। जिसका कोई आधार ना हो, निराधार। ये देखिए। फिर जो बिना वेतन के कार्य करे, अवैतनिक। ठीक है ना। जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। ठीक है ना। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। पाक्षिक याद रखिए, वार्षिक, साप्ताहिक, मासिक। उसी प्रकार 15 दिन में होने वाला या तो अर्धमासिक या पाक्षिक। लेकिन अर्धमासिक थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, पाक्षिक ज़्यादा बेहतर विकल्प है। अगर पाक्षिक याद ना आए तब आप अर्धमासिक लिख दीजिए, लेकिन फिर भी 15 दिन मतलब उस संबंध में याद रखिए कि पाक्षिक, ये आपको याद रखना है। फिर अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कहाँ पर लाभदायक सिद्ध होती हैं? अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर है और आप निबंध लिख रहे हैं, या जैसे पत्र लिख रहे हैं, व्याख्या लिख रहे हैं, उसमें जैसे अगर आप कोई पत्र लिख रहे हैं, किसी जैसे मौसम विभाग को पत्र लिख रहे हैं, जैसे औपचारिक पत्र लेखन आता है, तो उसमें जैसे आप 15 दिन में, कि ये एक पाक्षिक समस्या है, क्योंकि ये ऐसा समारोह है जो हर 15 दिन में मनाया जाता है, मतलब इस प्रकार से। तो वहाँ पर जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो स्तर है वो बाकी जो परीक्षार्थी हैं उनकी तुलना में थोड़ा सा अधिक हो जाता है। तो इसलिए ऐसे ऐसे करके आपकी जो वो है मतलब शब्दावली वो बेहतर होगी, और हिंदी भाषा पर आपकी जो पकड़ है वो और बनती जाएगी। फिर है गुरु के समीप या साथ रहने वाला, अंतेवासी। अंतेवासी याद रखिए, जिस पर कोई कलंक ना लगा हो, निष्कलंक। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो, निरक्षर। दूसरों का दोष खोजने वाला। अच्छा, अब इसको क्या कहेंगे? छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी याद रखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, छिद्र और अन्वेषी। छिद्र मतलब क्या होता है? छेद। अन्वेषी मतलब अन्वेषण करना, खोज करना, छानबीन करना। तो हम कहते हैं ना, जैसे कि तुम्हें तो ना चांद में भी ना दाग ही दिखाई देता है, मतलब तुम्हें चांद की खूबसूरती नहीं नजर आ रही, उसके अंदर का सिर्फ दाग नजर आ रहा है। उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं ना, इतनी अच्छी चादर थी लेकिन तुम्हें उस चादर में जो एक छोटा सा छेद हुआ था ना, बस वही दिखा। तो जो कहते हैं ना, हर चीज़ में मतलब छेद देखना, कि दूसरों में केवल दोष देखने वाला, उनके अच्छे गुण नहीं, उनके सिर्फ दुर्गुण देखने वाला। तो इसलिए दूसरों के दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। उस प्रकार से याद रखिएगा इसे। ये थोड़ा कभी कभी मीनिंग इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपको उसका आधार समझ में आ जाए शब्द का, और फिर वो आप कभी नहीं भूलते। और ये है जो अपनी भूमि छोड़कर विदेश में रहता हो, प्रवासी। हम कहते हैं ना प्रवासी मजदूर हैं ये। आपने आई गेस कोरोना पीरियड में देखा होगा कि जब मजदूर इधर उधर दूसरे स्टेट्स में जा रहे थे, प्रवासी। हम जैसे कहते हैं ना निवासी। निवासी मतलब जो यहीं के रहने वाले, और प्रवासी जो दूसरे देश से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। अब देखिए, अब आता है आपका संधि विच्छेद। अंतिम वो है स्लाइड है जिसमें हम बस ये संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न करेंगे, और फिर हमारा सेशन जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले है विरोचित, फिर दिग्गज, दुराग्रह, उल्लास, उच्चारण, परीक्षण, गंगोर्मी, प्रत्यर्पण, मध्वाचार्य और वनौषधि। इन सभी का संधि विच्छेद आपको करना है। तो जिन्होंने संधि विच्छेद के हमारे पहले वाले वीडियोस देखे हुए हैं उनको तो आई गेस बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे शब्द जो हैं बार बार वैसे ही आते हैं। लॉजिक भी मैं संधि विच्छेद के बहुत बार समझा चुकी हूँ आपको। तो जैसे विरोचित, हमेशा संधि विच्छेद हमेशा 2 शब्दों से मिलकर ही बनता है। 2 शब्दों में से अगर आपको एक शब्द भी समझ में आ गया ना, दूसरा शब्द आप अपने आप खोज लेते हैं। जैसे है विरोचित, वीर और उचित। विरोचित में वीर शब्द तो समझ सकते हैं ना, विरोचित जो वीरों के लिए उचित हो। हम कहते हैं ना विरोचित कार्य करो, मतलब ऐसे काम करो जो वीरों को उचित, मतलब वीरों के लिए उचित हो। विरोचित, वीर जमा उचित, और अ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, ये आपकी गुण संधि है। दिग्गज, जहां पर भी एक व्यंजन जो है वो रिपीट हो रहा है, श, श और स। श शलगम वाला, श षटकोण वाला, और स सूर्य वाला। ये 3 जो वर्ण हैं आपके, ये ऊष्म व्यंजन श, श, स। जहां पर ये तीनों व्यंजन रिपीट हो रहे हो, उन तीनों को छोड़ दीजिए, वहां पर हमेशा विसर्ग संधि होगी। जैसे दुशासन, दुस्साहस, हमेशा विसर्ग संधि होगी, ये दिमाग में ठान लीजिए अपने।
उसके अलावा बाकी जो भी व्यंजन है जहां पर भी वो रिपीट हो रहे हो, याद रखिए वहां पे व्यंजन संधि होगी। दिग्गज है तो दिख जमा गज, दुराग्रह दुहु जमा आग्रह, उल्लास उत्त जमा लास, उच्चारण उत्त जमा चारण। तो याद रखिएगा, ये देखिए वीर जमा उचित, दिख जमा गज और क के नीचे हलंत, त के नीचे हलंत, ये लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर नीचे हलंत नहीं लगाया तो फिर क्या होगा कि उत, यानी कि अगर हलंत नहीं लगाया दैट मीन्स त पूरा है, और अगर त पूरा है दैट मीन्स कि जो त के बाद जो अ स्वर है अ और च, फिर उनका आपस में मेल माना जाएगा, फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसलिए ये हलंत लगाना कभी मत भूलिएगा। तो वीर जमा उचित, दिक जमा गज, दुहु जमा आग्रह, इसमें विसर्ग संधि थी, उत्त जमा लास और उत्त जमा चारण, ये इनके संधि विच्छेद थे। अगले प्रश्न, परीक्षण, गंगोर्मी, प्रत्यर्पण, मध्वाचार्य और वनौषधि। अब देखिए वनौषधि में इतना तो पता है ना, वन और औषधि, काम खत्म। परीक्षण, गंगोर्मी, अच्छा गंगोर्मी में आपको इतना तो पता है, एक शब्द गंगा है ही है, गंगा हटा दीजिए, अब ओ कैसे बनेगा, ओ बनेगा ऊ से मिलकर, तो गंगा जमा ऊर्मी, काम खत्म। आपको पता होना चाहिए। अच्छा जैसे है प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण में आपको पता है एक शब्द अर्पण है, और य कब बनता है, य तब बनता है जब ई की मात्रा आती है, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो। तो अर्पण तो हो गया, इर्पण तो कुछ नहीं होता, अर्पण, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रति, प्रति जमा अर्पण प्रत्यर्पण, ई से बनता है य। उसी प्रकार मध्वाचार्य, व कैसे बनता है, ऊ से, मध्वाचार्य मधु जमा आचार्य, तो मधु ऊ से बनता है व, ई से बनता है य, ठीक है ना। फिर ऊ से गुण संधि डिपेंड करता है, जैसे ऊ से बनता है ओ भी, ठीक है ना, उस प्रकार से इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये देखिए परि जमा ईक्षण, यहाँ पे र के साथ बड़ी की मात्रा है ना, जैसे र के साथ बड़ी की मात्रा, तो इसलिए परि जमा ईक्षण, गंगा जमा ऊर्मी, प्रति जमा अर्पण, मधु जमा आचार्य और वन जमा औषधि वनौषधि। तो आई होप ये संधि विच्छेद के भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आज हमने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, कईयों के 20-20 क्वेश्चंस किए हैं, कईयों के 10-10 क्वेश्चंस किए हैं, तो उन्हें अच्छे से समझिएगा। अलग से हिंदी का प्रयास करने का मौका नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट बैठे बैठे लेटे लेटे वीडियो तो देख ही सकते हैं आप। तो इसलिए मैं आशा करूँगी आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई डाउट हो, या आप अपने एंड पर कोई सजेशन देना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अलग से सेशंस चाहते हो, तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7814622609 और हमारी ईमेल आईडी है civilsaphimachal@gmail.com। चलिए तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।